अब देखो, अब लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 11th में भी था और 12th में भी है। 11th का आप लोगों को बेसिक पढ़ने को बोला था, 2-3 फॉर्मूले जो काम किए वो फिर से बताया था। फर्स्ट कूलम्स लॉ याद रखो, ये एक चार्ज Q1, ये दूसरा चार्ज Q2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R। अगर दोनों पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे, एक इधर। अगर दोनों नेगेटिव है तो भी रिपल्शन रहेगा, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, नाउ F is directly proportional to the product of their charges Q1 Q2 and inversely proportional to square of the distance between them। प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट था 1/4 पाई k एप्सिलॉन 0 है, पर k लिखेंगे नहीं फॉर एयर और वैक्यूम k इज इक्वल्स टू 1, इसीलिए वो लिख नहीं रहे। नहीं तो k आएगा यहाँ पे 1/4 पाई k एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया कूलम्स। टेक्स्ट बुक से एक बार फिर से पढ़ना, ये वीडियो होने के पहले देख लो, अच्छा रहेगा। कूलम्स लॉ है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एयर is directly proportional to the product of their magnitude of two charges and inversely proportional to square of the distance between them। प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे, ये कांस्टेंट है, एक्चुअल में 1/4 पाई k एप्सिलॉन 0 है। अगर मीडियम बदल गया तो k लिखना। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू भी अपने को पता है 9 × 10⁻⁹ ठीक है, तो देख लेंगे। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये सब समझाया है, फॉर्मूले भी हुए। अगर ये चार्ज है सपोज Q एट पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस R, इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। मतलब यहां लाके रखेंगे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स एक्ट होगा वो है। जैसे G, वेट का फॉर्मूला क्या लिखते हैं mg, तो वेट क्या है या G क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मास। m की वैल्यू क्या डाल दो 1, तो G इज व्हाट, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मास। वैसे ही यहां है, ठीक है, तो G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या उसको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास, m की वैल्यू 1 डाल दो, तो F इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, देखो फिर से बता दो। F इज इक्वल्स टू क्या है mg, सो G इज इक्वल्स टू F अपॉन m, या वेट लिख सकते हैं। अगर m की वैल्यू 1 डाल दो यहां पे, तो G इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास। सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is the force experienced by unit positive test charge। ठीक है, so E is equals to F upon Q0। तो यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाके रखो, इधर जाएगा रिपल्शन, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव रिपल्शन, और ये E की डायरेक्शन है। So what is electric field intensity? It is defined as the force experienced by, इसकी वैल्यू क्या डालते हैं 1, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, यूनिट इस पर से लिखा था न्यूटन पर कूलम, या दूसरा एक और आएगा बाद में बताएंगे इसको वापस से, वोल्ट पर मीटर, ये भी है। ठीक है, इसका फॉर्मूला डिराइव किया था 11th में, देख लेने एक बार। 1/4 पाई, यहाँ पे भी k लिख सकते हैं पर एयर के लिए नहीं ले रहे, ये चार्ज Q अपॉन डिस्टेंस R स्क्वायर, छोटा सा डेरिवेशन है, देख लें। तो ये क्या करता है, और उसके बाद तुम लोगों ने पढ़ना है लाइन ऑफ फोर्सेस,
और उसके बाद गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट से अब शुरू करेंगे, पर ये फॉर्मूले तुम लोगों को याद करने हैं। गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट से शुरू करेंगे। तो दो याद रखो मेन, कूलम्ब्स लॉ और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद लाइन ऑफ फोर्सेस तुम लोगों ने पढ़ना है, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक पॉइंट वो भी था डेफिनेशन, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया, तो वो है उसमें। तो 11th का पोर्शन है वो एक बार देख लें। अब अपन ये वाला चैप्टर 12 का शुरू करेंगे गॉस लॉ के थ्योरम से, या स्टेटमेंट से बोलो। थ्योरम तो हो चुका है पहले डिराइव, तो अपन स्टेटमेंट लेंगे और उसके एप्लीकेशंस लेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। अब देखो गॉस लॉ का स्टेटमेंट प्रूफ हो चुका है 11th में, देखने एक बार। अब देखो सपोज ये एक चार्ज है Q और ये एक गॉसियन सरफेस, इसको एक गॉसियन सरफेस बोलेंगे। गॉस लॉ है तो चार्ज के आजू बाजू में रेगुलर शेप भी हो सकता, स्फीयर हो सकता, सिलेंडर हो सकता, अपन जस्ट एक इरेगुलर शेप बनाया है। ठीक है, अब ये चार्ज में से क्या निकलेंगे, लाइन ऑफ फोर्सेस। बताया था ये है समझो चार्ज, तो इसमें से क्या निकलेंगे, लाइन ऑफ फोर्सेस। लाइन ऑफ फोर्सेस इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है और उसका मीनिंग ये होता है कि अगर आप यहाँ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वो ये डायरेक्शन में होगा, यहाँ रखेंगे तो ये, यहाँ रखेंगे तो ये, यानी यहाँ कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा तो वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, वो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। डेफिनेशन पढ़ना एक बार, पाथ ट्रेस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जहां फील्ड क्राउडेड है वहां फील्ड स्ट्रॉन्ग है, जहां अपार्ट है वहां फील्ड वीक है। तो ये सब पॉइंट्स एक बार देख लेना, और भी है पर अभी फिलहाल अपने जो काम का वो बता दिया हमने। लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, जितना चार्ज बड़ा होगा, जैसे 1 कूलम है तो लाइन ऑफ फोर्सेस कम होंगे, 10 कूलम चार्ज है तो लाइन ऑफ फोर्सेस ज्यादा होंगे। ठीक है, तो यहाँ है चार्ज Q इस क्लोज सरफेस के अंदर, इसमें से कितने लाइन ऑफ फोर्सेस आएंगे ये बताया था किसने, गॉस लॉ। देखो गॉस लॉ में बताया था कि नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू कितने आएंगे, Q अपॉन K एप्सिलॉन 0। बट फिर से देखो, फॉर एयर और वैक्यूम K इज इक्वल्स टू 1, तो ये K हटा देते हैं, लिख ही नहीं रहे, पर अदरवाइज K है यहाँ एप्सिलॉन 0, इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, डॉट प्रोडक्ट क्या cos थीटा आएगा, या इसको ऐसा लिख ही लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ E ds डॉट प्रोडक्ट हटा दिया तो आएगा cos थीटा, where cos theta is the angle between, theta is the angle between E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी यहां से ये E और यहाँ छोटा सा सरफेस बनाएंगे, वो सरफेस का नॉर्मल ds, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड एरिया वेक्टर ds। तो ये हो चुका है, तो ये एयर वाला एक बार हटा देता ताकि मिक्स नहीं हो। अब ये देखो स्टेटमेंट में, अब स्टेटमेंट सुनिए, ठीक है, गॉस लॉ का ये क्या है, फ्लक्स, द नेट फ्लक्स या फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस, ये याद रखो, ds मतलब क्लोज सरफेस, इंटीग्रेट करना है मतलब सारे क्लोज सरफेस को ऐड करना है। जैसे एक बार देख लो पहले, तो याद रखना E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, याद रखना जितना चार्ज स्ट्रांग है उतनी ज्यादा वो फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो फ्लक्स डिपेंड्स ऑन E एंड एरिया ds। तो वही स्टेटमेंट में बोल रहे हैं। ठीक है, अब सुनना, द फ्लक्स, या फिर ये बोल सकते हैं फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस, ये देखो क्लोज सरफेस का सिंबल, देखो फिर से सुनो क्या है ये, फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक अलग रहता है, तो अभी अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो बोलने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स भी बोलेंगे तो चलेगा। द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स किसका, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू
the net charge enclosed by that closed surface, net charge enclosed by that closed surface divided by epsilon 0, divided by epsilon 0. जो दिख रहा वो बोलना है, फिर से सुनना. The flux of net electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस, फ्लक्स मतलब है नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस. ठीक है, याद रखो. The flux of net electric field over a closed surface is equals to the net charge, total charge या net charge enclosed by that closed surface divided by epsilon 0, divided by epsilon 0. टेक्स्ट बुक में है स्टेटमेंट, 11th की टेक्स्ट बुक में, 12th की टेक्स्ट बुक में शायद नहीं है, 11th की टेक्स्ट बुक में एक बार देखो तो अपन इसको इधर शिफ्ट कर देते, ये याद रखना, फिर वापस एक बार स्टेटमेंट बनाना. वो भी सही लिखा हुआ पर स्टेटमेंट के हिसाब से शिफ्ट कर रहे हैं. इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा cos थीटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0. वही है, वापस से फिर से सुनना. फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ closed surface, here a closed surface, integration पे circle मतलब for closed surface, is equals to the total charge enclosed by that closed loop divided by epsilon 0. ऐसे ही लिखना है, divided by epsilon 0, या ऐसे भी बोल सकते हैं. देखो यही स्टेटमेंट याद रखो, पर दूसरा ऐसे भी बोल सकते हैं आप लोग. The flux of net electric field over a closed surface is 1 upon epsilon 0 times, is equals to 1 upon epsilon 0 times the total charge enclosed by that closed surface. अब डिवाइडेड बाय बोलो या 1 upon epsilon 0 times बोलो, एक ही बात है. ठीक है, फिर से एक बार लास्ट का स्टेटमेंट बोल देता, फिर इसके एप्लीकेशन लेंगे. फ्लक्स मतलब याद रखना नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस through given area. ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन E and ds. एरिया वेक्टर का नॉर्मल मतलब एरिया को नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो दोनों के बीच में का एंगल है. फिर से सुनो. द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, ये क्लोज्ड सरफेस, ds मतलब छोटा एरिया, इंटीग्रेट मतलब टोटल करना है क्लोज्ड सरफेस पे. फिर से सुनो. Flux of electric field over a closed surface is equals to total charge enclosed by that closed surface divided by epsilon 0. ऐसे ही लिखना है, divided by epsilon 0. देख लो इतना, तो ये हो गया गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट. ये इंटीग्रेशन है, इसके साथ मिक्स मत करना. फिर एप्लीकेशन है, अब अपने को इसके एप्लीकेशंस. ठीक है, 11th में जो पढ़ा था वो सब पॉइंट चार्जेस के लिए था, स्टैटिक चार्जेस के लिए. इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज और स्टैटिक मतलब जो चार्ज रेस्ट में. पर अपन ने ऐसे चार्ज लिए थे जो पॉइंट चार्ज थे. अपन ने हर जगह पॉइंट चार्ज वर्ड यूज किया था डिफाइन करते समय को. बट अपन अब चार्ज डालेंगे बॉडीज के ऊपर, सिलेंडर के ऊपर या स्फीयर के ऊपर, और फिर वो कितना फोर्स एक्सर्ट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है उनकी, वो फाइंड आउट करेंगे. तो अब एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए अप्लाई करना है. इसके लिए अप्लाई करना है एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए. तो एक बार ये सुन लो वापस से स्टेटमेंट. फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज enclosed by that closed surface divided by epsilon 0. ठीक है, देखो अब लेंगे इसके एप्लीकेशंस. अब एप्लीकेशंस लेंगे उसके. वो देखो E और D सब दिख रहा, लाइट की वजह से शायद नहीं दिख रहा होगा, पर याद रखना E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन और ds मतलब नॉर्मल टू द एरिया ds. अब देखो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. ठीक है, सिंपल है. देखो पहला ले रहे हैं हॉलो स्फीयर जिसपे चार्ज है
चार्ज है Q और इसकी रेडियस है R। तो अभी ले रहे हैं अपन हॉलो मेटेलिक स्टील या स्फेरिकल शेल, शेल भी बोल सकते हैं, शेल मतलब हॉलो स्फीयर। उस पे चार्ज ऐड किया कितना है Q। Q इज द चार्ज ऑन द स्फीयर, ठीक है। नाउ सिग्मा देखो तीन टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन है, वो है 11th में देखना। एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी पतली सी वायर अगर है तो उस पे चार्ज अलोंग द लेंथ डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उसको लैम्डा से डिनोट किया था, चार्ज पर यूनिट लेंथ। फिर एक था सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुए जैसे डिस्क या ये स्फीयर समझो, सो चार्ज अपॉन एरिया। और एक था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसका फिलहाल काम नहीं है, उसको डिनोट किया था रो से, इट इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम, यानी चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ये वापस एक बार देखना, 11th का लीनियर चार्ज डेंसिटी ये काम आएगा, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये काम आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसको दिखा रहे हैं, वॉल्यूम वाला काम नहीं है, ये देख लो, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ सिग्मा इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया कितना है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। It implies Q is equals to sigma into 4 pi r square। देखिए यहाँ तक समझेगा। डायग्राम पूरी ऊपर बनाते हैं। देखो ये स्फीयर, इस पे है चार्ज Q ऐड किए अपन ने, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव भी हो सकते हैं, और ये है उसकी रेडियस कैपिटल। देखो तो अब अपन पॉइंट चार्ज नहीं ले रहे, अपन चार्ज बॉडी कंसीडर कर रहे हैं। ये है चार्ज बॉडी, ठीक है, चार्ज बॉडी है, पूरा स्फीयर है, उस पे चार्ज ऐड किया है, सिंगल पॉइंट चार्ज नहीं है, उस पे बहुत सारे पॉइंट चार्ज ऐड किए हैं। हॉलो स्फीयर है या स्फेरिकल शेल है। चार्ज कितने हैं Q, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। नाउ सपोज अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है यहाँ पे एट पॉइंट P which is at a distance r। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना मतलब क्या निकालना, अभी समझाया था इसके पहले स्टार्टिंग में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है ये, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। फोर्स एक्सपीरियंस बाय, दिख रहा है, हाँ, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो अगर आप यहाँ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाके रखेंगे तो उस पे कितना फोर्स एक्ट करेगा ये स्फीयर, ये अपने को फाइंड आउट करना, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए। फिर Q चार्ज रहा तो ये Q इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स निकल जाएगा, ठीक है। तो इट इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यहाँ पर ये पता लगा रहा है कि फील्ड कितनी स्ट्रांग है, जितना ज्यादा वो फोर्स एक्सर्ट करेगा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे, उतनी फील्ड वहां पे क्या रहेगी, स्ट्रांग, ठीक है, समझ में आया। तो ये पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। अब एक इमेजिनरी स्फीयर कंसीडर करो वहां पे, ये इमेजिनरी स्फीयर, इसको सराउंडिंग, जिसकी रेडियस कितनी है स्मॉल r, रेडियस कितनी है स्मॉल r। ये यहां लाइन लिखना पूरी ऐसा कि वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट इज P, ये पॉइंट कौन सा है P। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है व्हिच इज एट अ डिस्टेंस r, यहां से कितनी दूर है r, और अपन स्फीयर के बाहर है, तो ये कंडीशन डाल देंगे कि r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी स्फीयर के अंदर थोड़ा अलग रहेगा, अभी अपन स्फीयर के बाहर है। ये अपना स्फीयर है मेन हॉलो, ये इमेजिनरी सरफेस बनाया है, दिस इमेजिनरी सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। कौन सा सरफेस, गॉसियन सरफेस। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स देखना बराबर, हां सभी 3 डेरिवेशन देंगे और तीनों में स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे, ठीक है। अब देखो फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के हिसाब से देखो, गॉस लॉ के हिसाब से क्या आएगा, टोटल फ्लक्स जो उस इमेजिनरी सरफेस में से निकल रहा, ठीक है, इट इज टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस अपॉन एप्सिलॉन 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकंड, अब अपन सॉल्व करेंगे।
यहां एक छोटा सा सरफेस कंसीडर करो ds, छोटा सा सरफेस ये कंसीडर किया ds जो p के राउंड है। अब याद रखो रेगुलर शेप है तो यहां से जो सरफेस का नॉर्मल रहेगा ds वो भी उसी डायरेक्शन में रहेगा, मतलब थीटा की वैल्यू 0, e और ds दोनों सेम ही डायरेक्शन में, क्योंकि रेगुलर शेप है। इरेगुलर शेप रहा तो e और ds अलग अलग डायरेक्शन में रह सकते हैं। उनके बीच में का एंगल क्या था? थीटा। अभी बताया था गॉस थ्योरम के टाइम ना। अब थीटा 0 है तो cos थीटा की वैल्यू 1। यहां तक नोट डाउन भी कर लो और देख भी लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। ठीक है ना, अब देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे। फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट ds। समझ में आ रहा है? अब देखो ये एक ही डेफिनेशन में पूरा फॉर्मूला था ये और ये, और ये अब डायरेक्ट लिख लिया। अब इसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, बाद में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे। ठीक है, फाई अब स्फीयर है और हर जगह डिस्टेंस सेम रहेगा स्मॉलर, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो सेम ही रहेगी, इसीलिए वो निकाल लिया कॉमन। अब इंटीग्रेशन में बचा है ds, ध्यान देना सिंपल है, एक स्टेप बची है। अब ऐसे ds 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 पूरा एरिया अगर ऐड करेंगे तो किसका एरिया मिल जाएगा? स्फीयर का, जिसकी रेडियस क्या है? स्मॉलर। समझ में आ रहा? ये ds है, ds 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 सब एरिया ऐड करो, रेगुलर शेप है तो डायरेक्ट पूरा एरिया लिख सकते हैं स्फीयर का। हाँ, so it is e into 4 pi r square। ds का फॉर्मूला 4 pi r square, स्फीयर का एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, चलो देख लो यहां तक। तो ये हो गया इक्वेशन 1 जिसमें फाई की वैल्यू मिली है, ये हो गया इक्वेशन 2 इसमें भी फाई की वैल्यू मिली है। अब दोनों को कंपेयर करें तो ये आएगा, पहले ये लिखते q अपॉन एप्सिलॉन 0, फिर ये लिखते e into 4 pi r square। फाइनल आंसर है, देखो समझ में आया तक? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आंसर निकालना है तो वी कैन राइट e इज इक्वल्स टू, बाकी सबको इधर शिफ्ट कर दो, 1 अपॉन 4 pi एप्सिलॉन 0, ये 4 pi इधर डिवाइड हो गए, q बचा है और r स्क्वायर, सो q अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला स्टार्टिंग में भी बताया था, 11th में भी दिख जाएगा। पॉइंट चार्ज के लिए यही फॉर्मूला था कि अगर आप एक पॉइंट चार्ज लें और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले एट अ डिस्टेंस r, तो यही फॉर्मूला है। और स्फीयर के लिए भी कोई फॉर्मूला है, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कूलम्ब्स लॉ के लिमिटेशन। उसमें ऐसा था कि आप कूलम्ब्स लॉ खाली पॉइंट चार्ज के लिए लगा सकते हैं, बॉडी के लिए नहीं लगा सकते। पर अगर बॉडी के लिए लगाना है तो लार्ज डिस्टेंस होना चाहिए, तो वही लिया है मैंने। लार्ज डिस्टेंस है, समझो r, अगर लार्ज डिस्टेंस है तो इसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। वी कैन ट्रीट इट एज अ पॉइंट चार्ज, वी कैन ट्रीट इट एज अ पॉइंट चार्ज, इसीलिए पॉइंट चार्ज का और स्फीयर का फॉर्मूला सेम है। बट अगर ये पॉइंट क्लोज होता तो क्या होता, वो अपन लेते हैं। ठीक है, तो यहां तक देख लो एक बार, नोट डाउन कर लो। तो ये है पहला एप्लीकेशन गॉस लॉ का, हॉलो स्फीयर या स्फेरिकल शेल, और अपन ने अभी डिस्टेंस रखा है ग्रेटर देन r, यानी अपन स्फीयर के बाहर है। तो ये वाला फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, 1/4 pi k, यहां पे भी हो सकता 1/4 pi k एप्सिलॉन 0, बट एयर या वैक्यूम के लिए k की वैल्यू 1 है इसलिए नहीं लिख रहे। पर अगर स्फीयर को किसी और मीडियम में रखा है तो k की वैल्यू लिखना यहां पर। ठीक है, 1/4 pi k एप्सिलॉन 0, पर अभी फिलहाल नहीं, q अपॉन r स्क्वायर, q अंदर चार्ज है। देखो थोड़ा चेंज करेंगे इसको और बिठाना पड़ेगा, पहले यहां तक देख लो। नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लेना, मिटाने वाले अभी, क्योंकि मिटा के लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा और बाकी है तो कुछ पॉइंट्स मिटा देंगे। तो डेरिवेशन के सेट्स देखो, अगर थोड़ा बहुत स्टेटमेंट छूटे हैं, बाकी तो पूरा का पूरा ऐसे ही लिखना है आपको। तो यहाँ आएगा कंसीडर
hollow sphere or spherical shell which has uniform charge distribution uniform है q, कितने चार्ज है q, ठीक है। फिर ये लिखा सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, और ये मिल गया q की वैल्यू, ये बाद में काम आएगी देखिए। नाउ फिर लिखना वी हैव टू फाइंड, यहाँ लिखना है वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट p व्हिच इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, r है और r कैसा है स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब आउटसाइड द स्फीयर है। तो इसके लिए एक इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करो, एक इमेजिनरी स्फीयर बना लो जिसकी रेडियस है स्मॉल r, दैट स्फीयर इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। कौन सा सरफेस? गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है। नाउ उसके बाद ये लेना अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इस इमेजिनरी सरफेस में से फ्लक्स कितना आएगा q अपॉन एप्सिलॉन 0। फिर फॉर्मूले से सॉल्व करके ये आंसर लाए। अब ds सब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा टोटल एरिया 4/r², ठीक है। देखिए इसके बाद स्ट्रेट कंडक्टर का है, उसमें भी सेम लॉजिक रखेंगे गॉस लॉ के हिसाब से और फॉर्मूले के हिसाब से और उनको कंपेयर करेंगे। ये देखो मिटा रहे हैं ना थोड़ा सा, सिर्फ आखिरी वाला फॉर्मूला रखेंगे और सिग्मा वाला रखेंगे, बाकी मिटा रहा, नोट डाउन कर ले रहे हैं, पॉज कर लो वीडियो, नोट डाउन कर लो। अब देखो ये वाला इक्वेशन है ना, इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो ये यहां से लिख रहे हैं डेरिवेशन, वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। यहां लिख लेते हैं एक बार E = 1/4πε0 q/r²। तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं व्हेन डिस्टेंस r दिया है और चार्ज दिया है, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए आगे का बना रहे हैं और डेरिवेशन में भी लिखना है वैसे तो, पर याद रखो अगर चार्ज की वैल्यू दिया है तो ये फॉर्मूला, बट कभी कभी क्या होगा सिग्मा की वैल्यू दे देंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो फिर ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा चेंज करने ध्यान दो। ये देखो यहाँ लिख लिया वो फॉर्मूला वापस, वहीं से डेरिवेशन कंटिन्यू, तुम नोट डाउन किया बात है उसके आगे लिखना है ये। नाउ E = 1/4πε0 इनटू q की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करो, ये वाली क्या है सिग्मा इनटू 4πr² डिवाइडेड बाय r², ठीक है। तो फाइनल आंसर है E = 4π कैंसिल, एप्सिलॉन 0 बचेगा और इधर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 कैपिटल R² अपॉन स्मॉल r²। तो ये भी फॉर्मूला यूज करेंगे, पर कब? जब सिग्मा दिया है। तो न्यूमेरिकल में देखना चार्ज की वैल्यू दी है या सिग्मा की वैल्यू दी है। चार्ज की वैल्यू दी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना, और अगर सिग्मा की वैल्यू दी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना। यहाँ पे डेरिवेशन खत्म, अब जो लेंगे वो नोट है, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक वगैरह या न्यूमेरिकल के लिए याद रखना। तो यहाँ तक तो आप लोगों ने लिखा ही है, ये एक दो स्टेप और लिखना है, यहाँ से सब्स्टिट्यूट किए वैल्यू क्यू, ठीक है। एक बार देखो दिख रहा ना नीचे तक का, ठीक है। नोट डाउन कर लिए। ठीक है, अब नोट देखो नोट डाउन हो गया ना वहां तक। नोट देखो, नोट में क्या ले रहे हैं ध्यान दो। इफ कैपिटल R या कैपिटल R इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू स्मॉल r, यानी सरफेस के क्लोज है या सरफेस पे है समझो, तो इसमें और इसमें क्या चेंज होंगे बता देता। E = 1/4πε0 q अपॉन r², तो स्मॉल r² बचेगा, कैपिटल R² भी लिख सकते हैं आप लोग, या फिर ये फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल R स्मॉल r से, तो सिर्फ बचेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो ये वाली कंडीशन में ये फॉर्मूला भी चलेगा और ये फॉर्मूला भी चलेगा। देखो ये यहाँ कैपिटल R डाल दिया, स्मॉल r कैपिटल R सेम है तो, और यहाँ अगर स्मॉल r कैपिटल R सेम है तो कैंसिल कर दिया, वो आंसर मिलेगा ये, ठीक है। और एक चीज देखना, ये नोट फर्स्ट सेकंड,
अगर मान लो इनसाइड है, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, मतलब अपन इनसाइड द स्फीयर है, पर चार्ज तो बाहर है, अंदर नहीं है, तो अंदर सिग्मा की वैल्यू 0। अगर सिग्मा की वैल्यू जीरो है तो ई की वैल्यू 0। तो याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज 0। ये पहले भी हुआ है लाइन ऑफ फोर्सेस के, जब आप पढ़ेंगे वो पॉइंट्स, तो उसमें था कि लाइन ऑफ फोर्सेस कैन पास थ्रू insulators but they cannot pass through conductor, hence electric field intensity inside a charge conductor is 0। in the same way यहाँ पे अंदर बाहर चार्ज है, अंदर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन अंदर नहीं है, तो जब आप स्फीयर के अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी 0, बिकॉज सिग्मा विल बी 0। यानी ये स्फीयर है सपोज, और आप यहाँ है अंदर, अपना पॉइंट स्फीयर के अंदर है, चार्ज स्फीयर के अंदर, तो याद रखो स्फीयर के सरफेस पे या स्फीयर के बाहर फोर्स एक्ट होगा, स्फीयर के अंदर अगर चार्ज है तो सभी तरफ से फोर्स इक्वल रहेगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 मतलब फोर्स 0। तो याद रखो इनसाइड दैट स्फेरिकल शेल और होलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। तो यहाँ पे ये खत्म होगा एक एप्लीकेशन। देखो ये देख लो, तो डेरिवेशन यहाँ पे लिखा है, इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करना है, यहाँ खत्म हो गया, ये खाली नोट है, फिर इन द ब्लैंक वगैरह में है तो याद रखना है न्यूमेरिकल। ठीक है, कैपिटल आर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये फॉर्मूला, अगर ये पूरी वैल्यू यहाँ डालेंगे तो ये कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन है सेकंड, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। वायर ही बोलेंगे फिलहाल तो, या सिलेंडर भी कंसीडर कर सकते, पर थिन सिलेंडर है, वायर मतलब सिलेंडर ही होता है। ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। अब देखो ये वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ऊपर से डैश 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 दे देंगे। ठीक है, पूरा ही बना देना। चलो आर इज द रेडियस ऑफ द वायर, ठीक है, और उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्म। दिख रहा है? हाँ, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब वायर है पतली, ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं लेंगे, क्या लेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये काम आएगा आपने। ठीक है, यहाँ पर देख लो पहले तो एक पहले तो स्फीयर लिया था, स्फीयर के बाद मतलब बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला, सरफेस का भी बता दिया और अंदर का भी बता दिया। अब इस तरह यहाँ तक समझ में आया? हाँ, अब देखो we have to find electric field intensity at point P which is at a distance r. Again r is greater than capital R, तो बाहर ही है पर। अब यहाँ पे इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर बनाने का कोई मतलब नहीं है। स्फीयर का तो कैसा था, पूरा स्फीयर उसके अंदर कवर हो गया था, अब पूरी लेंथ कवर नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाएंगे। इमेजिनरी सिलेंडर बनाया गया, इसको बोलेंगे गॉसियन सरफेस। कौन सा सरफेस? गॉसियन सरफेस। ठीक है, हाँ, और जिसकी लेंथ है L, यहां से यहां तक की लेंथ है L। तो अब देखना ये फॉर्मूला आप अपना ऐसा लिख सकते हैं, Q अपॉन L। उस सिलेंडर के अंदर, इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर लेंथ L लिया है तो L लेंथ लिया। देखो समझ में आएगा इतना? अब इस पॉइंट P के आजू बाजू में, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो ऐसी रहेगी, रिपल्शन, तो यहाँ एक क्लोज सरफेस कंसीडर करते हैं। अगर रेगुलर शेप है तो ds की भी डायरेक्शन वही रहेगी,
यानी नॉर्मल टू द सरफेस, और ई दोनों सेम डायरेक्शन में। फिर से आएगा थीटा 0 एंड cos थीटा इज, यानी cos 0 इज 1। तो ये cos की वैल्यू 1, इसीलिए अपन ने इंटीग्रेशन इसके पहले वाले में भी e ds cos थीटा नहीं लिया था, cos थीटा की वैल्यू 1, तो e ds लिखा था पहले। ठीक है, ये देखिए ठीक है। अब यहां तक देख लो, नोट डाउन कर लो, फिर से याद रखो रेगुलर शेप है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये डायरेक्शन में रहेगी E, और ds नॉर्मल टू द सरफेस भी वही डायरेक्शन में रहेगा। तो थीटा की वैल्यू 0, cos थीटा इज 1। अब पिछली बार जैसे बोला था वैसे ही लेंगे, पहले लेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। हाँ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या आएगा, total flux through that imaginary Gaussian surface, it is charge enclosed निकाल लेते हैं। Q will be equal to ये L इनर मल्टीप्लाई, कितने चार्ज है उस सिलेंडर के अंदर, लैम्डा इनटू L। समझ में आया? यहीं से लिए पहले लेंथ लिखा था, फिर इमेजिनरी सिलेंडर की लेंथ L बोला है ये, हाँ, अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकंड निकालेंगे फॉर्मूले के हिसाब से। सेकंड, फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos थीटा। cos थीटा इसके पहले वाले में भी स्फीयर में भी लिख सकते थे, और यहाँ लिखा ही है अपन ने cos थीटा की वैल्यू 1 है तो इसको नहीं लेंगे, या लिख लो फिर बाद में cos थीटा की वैल्यू 1 डाल सकते हैं। ठीक है, अब E इधर या इधर डिस्टेंस सेम है तो कांस्टेंट, E को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ बचेगा खाली ds। सो वी कैन राइट E इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ds कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, कौन सा एरिया, कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई r l। तो ये निकल गया फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला, ये देखो समझ में आ रहा है? ये एक, ये दूसरा। अच्छा इसको नीचे लिख लेते हैं, यहाँ अपने काम आ जाएगा। देखो वापस से बताया था, E इंटू सरफेस एरिया 2 पाई r l। तो ये हो गया फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला। तो यहाँ अपन आगे का लिख पाएंगे। देखो समझ में आया? अब इसको और इसको कंपेयर करो, क्या करेंगे देखो, हाँ कंपेयर करेंगे। Q अपॉन एप्सिलॉन 0, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल्स टू ये फ्लक्स की वैल्यू, ये भी फ्लक्स की वैल्यू, E इंटू 2 पाई r l। सबको इधर शिफ्ट करो, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू ये 2 पाई, तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन 2 पाई, इधर आ गया ये एप्सिलॉन 0। ठीक है, Q अपॉन r l। नाउ Q अपॉन L, Q अपॉन L मतलब क्या, लैम्डा, या Q की वैल्यू डाल दो, एक ही बात है, L कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा या Q की वैल्यू डाल दो। यहाँ Q की वैल्यू डाल रहे हैं, यही सब्स्टिट्यूट कर रहा, क्या आएगा, ठीक है, ये वैल्यू इस Q की जगह सब्स्टिट्यूट कर, Q की जगह लैम्डा इनटू L, L और L कैंसिल, सो E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0। के यहाँ पे भी हो सकता, पर अभी एयर कंसीडर कर रहे हैं, लैम्डा अपॉन r, वेयर लैम्डा इज व्हाट, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये याद रखो। तो ये देखिए, तो Q की वैल्यू ये यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है, लैम्डा इनटू L, ये 2 पाई अपॉन में, ये रहा Q की जगह लैम्डा इनटू L, और ये RL अपॉन में, L और L कैंसिल, ये फाइनल आंसर हो। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख सकते हैं, पता था, देखिए दिखा, ठीक है, उसको थोड़ा चेंज करके लिखेंगे अभी, थोड़ा माइन्यूट चेंज है, यहाँ लिख देता है। अब वो देखो E
इसी को क्या लिखा है 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन r। पर एक्चुअल में कैसे है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू अपने को पता है 9 × 10⁹। ठीक है कितनी है 9 × 10⁹। पर यहाँ तो 2 है तो अपन क्या करेंगे यहाँ लिख सकते हैं 4 एक्स्ट्रा 2 लिया उसको यहाँ लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला अपन जनरली न्यूमेरिकल में यूज करने की कोशिश करेंगे। क्यों क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू अपन डायरेक्ट डाल सकते हैं 9 × 10⁹ और इधर 2 ले लिया एक्स्ट्रा 2 है एक्चुअल में फॉर्मूला वही पर यहाँ 2 लिया है यहाँ एक्स्ट्रा 2 ले लिया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ट्वाइस लैम्डा अपॉन यानी ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा वो दिखा ही नहीं है एक मिनट वापस लिख देते हैं। ये डायग्राम में हटा देते हैं नोट डाउन कर लिया ना एक बार एक बार नोट डाउन फिर वापस से लिखा नहीं इधर का उधर वापस लिख देते हैं क्या चेंज किया ठीक है ये हटा देते हैं। तो ये सेकंड एप्लीकेशन हुआ ना देखो वो आंसर देखो ये वाला वापस लिख रहे क्या है फॉर्मूला E = 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन r। पर याद रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू अपने को पता है 9 × 10⁹। ठीक है इसकी वैल्यू 2 है अपन में 4 चाहिए तो अपन क्या करेंगे यहाँ लिख लेंगे 4 एक्स्ट्रा 2 लिया है तो उसको यहाँ लिख देंगे 2। तो ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल में हुआ तो यही यूज करेंगे अपन ये लिख लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है डिराइव नहीं तक करना है पर ये याद रखना E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ट्वाइस लैम्डा अपॉन r। तो इसकी वैल्यू अपन डायरेक्ट डाल सकते हैं 9 × 10⁹ बाकी फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है तो ये याद रखना डेरिवेशन यहीं तक है सिर्फ ये न्यूमेरिकल के लिए याद रखना। तो ये हो गया सेकंड एप्लीकेशन का गॉस लॉ। देखो ये इधर डेरिवेशन लिखते जाओ यार इंपॉर्टेंट है। तीसरा एप्लीकेशन है इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेट। इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेट थिन प्लेट है या शीट भी बोल सकते हैं शीट बोलो बहुत ही बढ़िया। अब देखो अब डायग्राम बननी चाहिए ठीक है चलो देखते हैं ट्राई करेंगे। ठीक है चला लेंगे इसको। इमेजिन करो एक थिन प्लेट है जिसमें अपन ने चार्ज ऐड किया। अब ये थोड़ा सा ध्यान से देखना ये देखो ठीक है ये थिन प्लेट है इस पे चार्ज ऐड किए तो थिन प्लेट होने की वजह से चार्ज दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो। एक यहाँ पे भी रहेगा पॉइंट ऐसा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड समझो 10 है तो एक पॉइंट इधर भी रहेगा उतने ही सेम डिस्टेंस पे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है 10। समझ में आया? तो चार्ज इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हुए चार्ज इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हुए तो इधर भी एक पॉइंट आएगा और इधर भी एक पॉइंट आएगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी सेम। तो वही देखना थोड़ा सा ध्यान देना डायग्राम थोड़ा टेक्निक से देख लेना अपन तो रफ डायग्राम बना रहे हैं आपको पता ही है। हाँ तो यहाँ एक पॉइंट लेंगे सपोज पॉइंट P और उतने डिस्टेंस पे इधर एक पॉइंट लेंगे P'। ठीक है तो थोड़ा सा डायग्राम टेक्निक में देख लेना फिर से बता रहा है ये शीट है इधर एक पॉइंट है P' और इधर एक पॉइंट है P। ठीक है ना सिग्मा क्या है चार्ज पर यूनिट एरिया इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज प्लेट है। We have to find electric field intensity at point P या P'। यहां से इसका मतलब दूसरी तरफ से इसका दोनों का डिस्टेंस सेम कितना डिस्टेंस है r। तो एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर करेंगे देखो बनाना ये यहां पे ऐसा ये है P' पॉइंट और यहां से पास हो रहा शीट में से जाएगा उधर समझो यहां से ले रहे आगे इसका एरिया है समझो A1 और इसका एरिया है A2 दोनों सेम ही रहेंगे A वो तो है उतना ये एरिया है ds ये मतलब और ये भी एरिया है ds।
ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है P डैश। उधर नहीं दिखाते हुए इधर दिखा रहा, देखो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और ds दोनों कौन सी डायरेक्शन में रहेंगे, सेम। फिर से यहाँ थीटा की वैल्यू 0, इट इंप्लाइज cos थीटा इज अगेन 1। तो देखो ये शीट है, इधर है पॉइंट P, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है एट अ डिस्टेंस r, उतने डिस्टेंस पे यहाँ पे। तो इस सिलेंडर की लेंथ जो है वो काम तो नहीं है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर फिर भी लिख लेना, उसमें कितनी है, ट्वाइस r, यहां से यहां तक r और यहां से यहां तक r। लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज ट्वाइस r, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ds। तो जो लाइन ऑफ फोर्सेस है वो सीधा निकलेंगे, कर्व सरफेस एरिया में से लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं निकलेंगे, ध्यान रखना होगा। देखो एक बार डायग्राम दिख रही है, ठीक। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। मेथड वही, पहले गॉस थ्योरम फिर एप्लीकेशन फॉर्मूले से। ये देखो समझ में आया। तो इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है, यहाँ है समझो P डैश पॉइंट, उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ है P पॉइंट। एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर किया है जो दोनों पॉइंट को कवर कर रहा, एरिया है ds, ये भी एरिया है ds। थीटा समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्मल यहाँ पे सरफेस को, और सरफेस का परपेंडिकुलर भी वही डायरेक्शन में है, ये वाला ds, ठीक है, ये वाला और ये ds है, देखो, ठीक है। नाउ फर्स्ट अब देखो यहाँ पे डाल सकते लगे तो सिग्मा विल बी इक्वल टू चार्ज q अपॉन एरिया कितना है ds, बाद में देखेंगे सब्स्टिट्यूशन के टाइम। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, उस सिलेंडर में से इस सरफेस पे से और इस सरफेस पे से निकलेंगे, पर जो भी निकलेंगे उसका फॉर्मूला फ्लक्स phi it is equals to q upon epsilon 0. Now second, according to definition या formula, integration of E dot ds, तो डॉट cos थीटा लेना ही है। तो ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ, पहला आएगा लूप हटा दिया गया एक बार, इंटीग्रेशन ऑफ E ds की जगह लिख रहे थे एरिया A1, एरिया A1 और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E ds और ये है ds, ठीक है, अलग अलग कर दिए। पर ये है सरफेस P के लिए, उधर वाला पॉइंट P के लिए, और ये है P डैश के लिए। अब देखो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। ds E कांस्टेंट है, ds का आंसर कितना आएगा a, तो यहां लिखेंगे a 1 और E इसका आंसर a2, बट a1 और a2 सेम रहेंगे तो वो है ये बात नहीं लास्ट में डालेंगे, ठीक है, e into a, so it is twice e into a। अब देखो एक ये फॉर्मूला हो गया फ्लक्स का, एक ये फॉर्मूला हो गया फ्लक्स का, और एक ये फॉर्मूला हो गया फ्लक्स। अब दोनों को खाली इक्वेट करना है। देखो q अपॉन एप्सिलॉन 0 is equals to ये twice e into a। now e will be equal to, बाकी सब इधर ट्रांसफर करो, q अपॉन twice एप्सिलॉन 0 into a। q अपॉन a इसलिए वो मिटा दिया, चार्ज अपॉन एरिया यानी सिग्मा। तो फाइनल आंसर यहां बना लेते हैं E is equals to q अपॉन a की जगह सिग्मा अपॉन twice एप्सिलॉन 0। so this is the final answer, this is the electric field intensity यानी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यानी अगर यहाँ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखो या यहाँ रखो तो उस पे कितना फोर्स एक्ट होगा, सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन 0। यहाँ पे भी k लिख सकते हैं, पर k इसके साथ ट्वाइस के एप्सिलॉन 0, बट नहीं लिख रहे बिकॉज फॉर एयर और वैक्यूम k is equals to 1। देख लो ये हो गया थर्ड एप्लीकेशन। तीन ही एप्लीकेशन है अपने को, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, तीनों स्फीयर हो गया, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हो गया, और ये इनफाइनाइट लॉन्ग शीट या प्लेट। तो तीनों में यही है, पहले गॉस थ्योरम फिर इसको सॉल्व किया है। अब इसमें याद रखना कर्व सरफेस एरिया में से नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रेट निकलेगी यानी सिर्फ इस एरिया में से। तो ये ds दोनों का एरिया लिखा है कि ये a,
ठीक है, ds भी रख सकते थे, उतना ही, पर a लिख लिया, a लिखा है, या तो फिर ds भी रहने देंगे तो भी चलेगा, a प्लस a, सॉरी ea प्लस ea ट्वाइस ea, अब q अपॉन a यानी चार्ज अपॉन एरिया दिस सिग्मा, तीनों एप्लीकेशन हुए, देख लो। नोट डाउन कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है तीनों। पहले कैसा था, गॉस थ्योरम हमेशा, या गॉस लॉ हमेशा आता था, मैक्सिमम टाइम आता था, पर अब वो 11th में है उसका प्रूफ, अभी नहीं है, तो अब इसकी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में से कोई ना कोई आने के चांस है, या तो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, या तो स्फीयर या सिलेंडर या प्लेट। तो याद रखो इंटीग्रेशन को स्प्लिट किया है दोनों एरिया के लिए, इस एरिया के लिए और इस एरिया के लिए, पहले एरिया के लिए और दूसरे एरिया के लिए, P और P डैश, E इनटू A ds भी लिख सकते थे, A लिखा है, चार्ज अपॉन एरिया सिग्मा, तो Q अपॉन A की जगह सिग्मा लिखा है, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस K एप्सिलॉन 0, बट फॉर एयर K इज इक्वल्स टू